अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े डेलीगेशन के साथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर गए हुए हैं। आज वो सिंगापुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वयं बैठकें की हैं और सिंगापुर से उनको बड़े प्रस्ताव भी हासिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम, उनके तेवर और निवेश को लेकर उनकी क्या रणनीति है और उत्तर प्रदेश के लिए उनका सिंगापुर दौरा कितना अहम है और इसके पीछे विपक्ष ने कुछ राजनीतिक मसले भी उठाए हैं। हम समग्रता के साथ आज इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर में मौजूद हैं। वो उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़े डेलीगेशन में, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम अधिकारी गए हैं, उनको लेकर सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। आज वो सिंगापुर में प्रधानमंत्री से भी मिले, कई कंपनियों के सीईओ से भी मिले और उन कंपनियों से भी मिले जो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि रखते हैं। ख़ास तौर पर ग्रेटर नोएडा इलाके में सिंगापुर सिटी बनाने की जो पहल कुछ सिंगापुरियन कंपनीज़ ने की हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज खुद वहाँ पर बैठक की। डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इसको लेकर काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर काफ़ी बातें हुई हैं, कई कमिटमेंट भी हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 6,500 करोड़ के उत्तर प्रदेश में निवेश का कमिटमेंट वहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय को भी, एक बड़ी गैदरिंग को भी एड्रेस किया है। मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे का उत्तर प्रदेश के लिए क्या तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन होगा और उत्तर प्रदेश में निवेश, रोजगार क्या क्या आएगा। और उनके इस दौरे को अपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया है, ये कहते हुए कि जरा जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी होते हैं, वहाँ का भी हालचाल ले लें और लौट के अपना वाला भी देख लें। उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी और यूपी की सरकार इस दौरे को बहुत ही प्राथमिक तौर पर बहुत ही सक्सेसफुल करार दे रहे हैं, क्योंकि पहले दिन ही उनको इतने कमिटमेंट्स फॉरेन से मिले हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा चल रही है। ये तो बात हुई कि निवेश क्या हुआ या इसके आर्थिक कूटनीतिक महत्व क्या है। सोशल मीडिया अलग ही चल रहा है। करें, देखिए, योगी जी गए सिंगापुर भगवा ड्रेस में और हिंदुत्व की ताकत को मजबूत करके आए हैं। उनका भगवा ड्रेस सिंगापुर में पहनना आज इंटरनेट पर काफ़ी स्टॉर्म क्रिएट किए हुए, काफ़ी धूम मचाए हुए कि योगी जी ने वहाँ भी जो है कपड़े नहीं बदले, वही कपड़े पहने हैं भगवा कलर के, और उनके कामकाज का तरीका भी वैसे ही है जैसे वो उत्तर प्रदेश में करते थे, मेहनत के साथ, काफ़ी परिश्रम करते हुए लोगों से मुलाकात की। विपक्ष इसको इन सबको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि अब जब सत्ता जा रही है तब वो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और इस तरह से घूमने निकले हुए हैं। विपक्ष इसको सैर सपाटा कह रहा है और कह रहा है विपक्ष कि उत्तर प्रदेश को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या कितनी सच्चाई है? जापान और सिंगापुर का उत्तर प्रदेश से क्या नाता है? बहनों भाइयों, कल्चरल टाई है। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के रिश्ते बड़े मजबूत हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएं, तकरीबन हर तहसील से 2-4-10 लोग सिंगापुर में ज़रूर होंगे, ख़ासतौर पर गोरखपुर रीजन और ये अपना बनारस रीजन। इधर के लोग, इनके लिए दुबई जाना, ये यूरोप कम जाते हैं। उधर के हमारी तरफ के पूर्वांचल के लोग, कुछ काम धंधे की तलाश में पढ़े लिखे लोग, वो माइग्रेट किए सब कहाँ? सिंगापुर। तो सिंगापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा खासा नाता है। भारत और जापान का रिश्ता तो आज से नहीं है, दशकों से भारत और जापान के जो रिलेशन है बड़े स्ट्रांग हैं। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खूबी है बहनों भाइयों, वो है उसका स्ट्रेटजिक लोकेशन। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर एरिया है, ये हरियाणा के एनसीआर से और दूसरे एनसीआर से बिल्कुल अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार, एनसीआर खासतौर पर हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके का एक बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, 2 एक्सप्रेसवे और इंटरनल शानदार कनेक्टिविटी। ये उत्तर प्रदेश को और दिल्ली से नज़दीकी, ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन को किसी के भी मुकाबले श्रेष्ठ रखती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी श्रेष्ठता का लाभ सिंगापुर और जापान से निवेश के जरिए लाना चाहते हैं,
लेकिन उनको कितनी सफलता मिलेगी, आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे। पहले सुनिए मुख्यमंत्री के आज के स्टेटमेंट और उस पर लीडर की प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं कि आजादी के बाद जो चंडीगढ़ का प्लानिंग हुई, अगर इसी की फोटोकॉपी करके हम दूसरे शहर बसाए होते तो शायद हमारे शहर भी बसे हुए दिखते वैसी प्लान। लेकिन हमारे इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप भाटी जी इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। और देश के बड़े मशहूर जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर MK अग्रवाल, मनीष कुमार गुप्ता जी भी मेरे साथ कार्यक्रम में हैं। और मैं आपको सीधे सिंगापुर ले चलता हूं, वहां से हमारे स्टेट हेड वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सिंगापुर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के डेलीगेशन की कवरेज के लिए इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। वीरेन जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए सिंगापुर में कैसा रहा, हमें क्या क्या फ़ायदे मिले और क्या इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स रहे, और ख़ास तौर पर भारतीय समुदाय के बीच मैंने काफ़ी करंट देखा, क्या महसूस किया आपने? वीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं मिल पा रही। वीरेन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए हम आपको वापस कनेक्ट करेंगे। जैसे अब आपसे वीरेन जी से बात हो जाएगी तो हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो समीर सिंह जी, आप मुझे बताइए कि इस निवेश जो डेलीगेशन गया हुआ है जब सिंगापुर और जापान, तो इससे उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ? देखिए विजय, दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा। एक बार अपने स्क्रीन पर आप दिखा भी रहे थे, उत्तर प्रदेश बड़ी तेज़ी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पहले दिन से ही ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चलेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था को अच्छा किया और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के रास्ते को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के देना है कि आज पूरी दुनिया के लोग नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, 100 एकड़ में वहाँ टाउनशिप बनाने की बात हो रही है और वहाँ उद्योगों को लगाने की बात हो रही है, डाटा सेंटर बनाने की बात चल रही है, लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात चल रही है, ग्रुप हाउसिंग बनाने की बात चल रही है। और मैं सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ही नहीं बात करूँगा, चाहे आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, हमारा पूर्वांचल हो, गोरखपुर हो और अयोध्या के अंदर हो, वाराणसी के अंदर हो, बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश के इन शहरों का विकास हो रहा है और यहाँ इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश के ग्रोथ को आगे बढ़ाने में बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय योगी जी ने कितना बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश आज 5 एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कनेक्टिविटी है ब्रजेश जी, आप कहीं भी जाना हो, आपको कोई भी कठिनाई कहीं जाने में, अगर गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिन के अंदर खुल जाने वाला, पूर्वांचल चल रहा है, हमने डिफेंस कॉरिडोर पर हम काम कर रहे हैं, हमने चित्रकूट को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए और इन एक्सप्रेसवे को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे, जाएंगे नोएडा के अंदर, तो नोएडा से जो पेरिफेरियल था उसका कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने पेरिफेरियल को भी कनेक्टिविटी बनाने का काम किया, जिससे किसी को हरियाणा जाना है, किसी को पंजाब जाना है, तो हमको दिल्ली क्रॉस नहीं करना है, हम बाहर से ही जा सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आपने अपोजिशन की प्रतिक्रिया सुनी? वो कह रहे हैं कि जब जा रहे हो तो क्वेटो भी होती है। ब्रजेश जी, मैं माहौल उड़ा रहा है विपक्ष। मैं विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी जो अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं और सरकार चलाया उन्होंने 5 साल, और ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनका महिमा मंडन करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट को धता बताता है तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं होगा। वो 5 साल सरकार में थे, उनकी प्रियॉरिटी लखनऊ नहीं थी, उनकी प्रियॉरिटी नोएडा, कभी गए नहीं नोएडा। इस नाते, डर के नाते कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, एक डर था मुख्यमंत्रियों के अंदर कि नोएडा जो जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिथक को भी तोड़ा और उन्होंने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया। समाजवादी पार्टी के नेता के पास 3 जिले का एजेंडा था, वो मैनपुरी इटावा से कभी बाहर निकल नहीं पाए, और रामपुर आजम खान का। बहुत शुक्रिया सर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप भाटी जी, थैंक यू सर। नहीं था, थैंक यू। आज की सरकार, थैंक यू सर। योगी जी के एजेंडे में संपूर्ण उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ सेकंड राउंड में आप बाकी बात रख लीजिए। रोजगार है, विकास है, तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदीप भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, अब तो उत्तर प्रदेश में सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 6,500 करोड़ के कमिटमेंट हुए हैं, बताइए आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार ब्रजेश जी और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, बजट, अगर आप पिछला बजट देखें 2026-27 का जो दिया गया है, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको ब्रजेश? परफेक्ट आ रही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी आप देख लें कि वो जो बजट आया 2026-27 का, उसके अंदर ये लिखा गया कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। जब आप 50 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 2018 से आपने 3.5 लाख करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते उसे 50 लाख करोड़ की बात करते हैं। ये आवाज वापस मुझे आ रही है, मैं इसको ठीक कराता हूं, मैं ठीक करा के आपको। और जब आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आपको कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में, बजट के ग्रोथ में नजर आना चाहिए। जहां हम इकोनॉमी को रियल टर्म्स में देखें या नॉमिनल टर्म्स में देखें, हम नॉमिनल टर्म्स में 12.5% से ऊपर ग्रोथ कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में, अब 10.8% से ग्रोथ कर रहे हैं। उसी तरह से जब आप बजट की ग्रोथ देखें तो हमारी टाइम पे बजट की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ 14.5% के आसपास थी, जो अभी 11% से नीचे। तो मुझे ये बताइए, झूठ का पुलिंदा जो भारतीय जनता पार्टी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि हमने 50 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट लेके आगे, तो एक कागजों में कहां से नजर आता है? अगर इन्वेस्टमेंट आता तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन होते, आपका रेवेन्यू बढ़ता, मल्टीपल टाइम्स होता। 30 लाख करोड़ की आपकी अभी करंट ईयर में आपने बोला है कि उसकी जीडीपी रहने वाली है, आप 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करें, फर्क समझिए कितना बड़ा है। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो क्या ये कम से कम एक एफर्ट तो हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ रोजगार धंधा जमे, कुछ इंडस्ट्री जमे, लेकिन कुछ पैसे आए, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को धंधा मिले, कुछ टैक्स से पैसे आएंगे तो राज्य का विकास हो, ये तो पहल अच्छी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जिसके मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। एक आईएएस अफसर सीईओ इसी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की अथॉरिटी के साथ में गए हुए हैं। ये मेरे पास कागज है, इसमें लास्ट 10 साल के अंदर, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल के अंदर 1047 इंडस्ट्रीज को लैंड दी गई और मात्र ऑपरेशनल है एक यमुना अथॉरिटी के अंदर ऑपरेशनल लास्ट अक्टूबर तक एक यूनिट थी। तो आप सोचिए कि कागजों पे क्या बन रहा है। थैंक यू सर। असल जिंदगी में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत धन्यवाद। पीछे घसीटा जा रहा है। हम किसी भी तरह की ग्रोथ देखें, चाहे हम एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें, पर कैपिटा ग्रोथ देखें, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखें, फार्मर की इनकम देखें, सभी ग्रोथों में बहुत धन्यवाद। एवरेज अगर 5 साल को 9 साल से कंपेयर किया जाए, अखिलेश यादव जी बहुत आगे। और ये सिर्फ झूठ, बहुत शुक्रिया सर।
और धन्यवाद से सर। सरकार चलाना चाहते हैं और उसी का पुलिंदा एक एग्जांपल और दे थैंक दूं, यू सर, अगली उन्होंने बार रख 5 लीजिएगा सर, एक्सप्रेस बहुत से शुक्रिया बनाए। आपका। ये बता दें 5 धन्यवाद एक्सप्रेस सर, कौन से धन्यवाद। बनाए। नेक्स्ट राउंड 5 में मैं आपको एक्सप्रेस से समय बता के दूंगा, उस पे जाएं। रख लीजिएगा। अभी बता दें अगर 5 नेक्स्ट राउंड में एक्सप्रेस सर, इतने नेक्स्ट राउंड। झूठे लोग हैं नेक्स्ट राउंड कि फिर 5 मिलेगा सर। हमारे भी गिन लेंगे, बीएसपी अरे, भी गिन लेंगे, थैंक यू सारे सर। गिन लेंगे और सर झूठ थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट राउंड में आप बाकी विचार रख लीजिएगा। मैं आपको सिंगापुर ले चलता हूँ, होटल संग्रीला, जहाँ वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ इसी होटल में हैं। तो वीरेंद्र जी आपको सिंगापुर से लाइव बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश ने आज क्या अचीव किया। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। अब बताइए दर्शकों को क्या देखा आपने सिंगापुर में आज। देखिए, वाकई में ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कर्नाटक से मुकाबला करेंगे, आंध्र प्रदेश से करेंगे, महाराष्ट्र से करेंगे, गुजरात से करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर उतरे हैं सवेरे 6:30 बजे और फिर उनकी 8 बजे से लगातार मीटिंगें हुई हैं और इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा थे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल लगाने के लिए, एजुकेशन के सेक्टर में, जो लॉजिस्टिक पार्क्स हैं बड़े बड़े, बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी से लेके आईटी के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, सब में मुख्यमंत्री ने रुचि ली। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर द्विभाषीय यानी कि भाषा का अनुवाद करने वाले लोग भी बुलाए गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में उनको बोलने का अवसर कम मिलता है। वो अंग्रेजी खूब समझते हैं और जवाब भी अच्छे से दे रहे हैं। तो उनके पहनावे को लेकर भी चर्चा हुई। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, लेकिन देखिए योगी ने ये यहाँ पर दर्शाया है कि वेशभूषा महत्व नहीं रखती है, महत्व ये रखता है कि आप किस विजन से, किस संकल्प से और कितना अपना दरवाजा खोल कर आए हैं। तो विदेशी निवेश के लिए योगी सरकार ने आज खुले मन से पूरे दिन ये कहा है इन्वेस्टर से, उद्योगपतियों से और सिंगापुर की सरकार से कि आप हमारे यहाँ आइए, हम जमीन की सब्सिडी दे रहे हैं, हम बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं, हम इकाई लगाने में जो खर्चा आएगा उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, हम बहुत सारी और सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू क्लियरेंस देंगे। तो ये सब चीजों पर काफी सकारात्मक माहौल। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स वीरेंद्र जी वहाँ थे, है। जिनसे आपकी भेंट हुई मुख्यमंत्री और डेलीगेशन से मिलने के बाद, उन इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में क्या रुचि दिखाई? देखिए, एक योगी की जो साख है वो सिंगापुर में भी दिखती है, वो ये है कि वो कानून व्यवस्था के मामले में समझौता नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में जो कोशिशें की हैं, वो विदेश में भी बैठे लोग इसको समझ रहे हैं और यहाँ पर इसकी काफी चर्चा हुई कि इंडस्ट्री लगाने पर कोई नुकसान नहीं है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से दिल्ली से सटा होने के नाते। और मुख्यमंत्री ने आज यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में यह ऐलान किया कि अगले महीने जेवर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुरू हो रहा है, तो आपको सीधे जेवर से सिंगापुर के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो आपको कहीं नोएडा में अगर प्लांट लगाना है तो वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, इसके अलावा लखनऊ और गीडा और बुंदेलखंड अथॉरिटी, इन सब पर काफी फोकस है। और उत्तर प्रदेश में ये जो दौरा है अभी 1 दिन और चलेगा, इसके बाद मुख्यमंत्री जापान जाएंगे। ये बहुत संभावनाओं वाला दौरा है। जिस तरह से आह्वान किया है मुख्यमंत्री ने, ये योगी के मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, उनका विजन एकदम क्लियर है, वो एक एक बिंदु पर अच्छी तरह से बोलते हैं। और जो उनको इंडस्ट्री के लोग मिल रहे हैं वो भी शायद आश्चर्य में होंगे कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की समझ से बात करता है। लोग सोच रहे होंगे कि बुलडोजर की बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वहाँ बिजनेस की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की जी। हाँ, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है कि आप कितना 1000 करोड़ लाएंगे। कोई अस्पताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ लाएगा, कोई 2000 करोड़ की, कोई 1500 करोड़ की इंडस्ट्री लाना चाहता है, कोई चाह रहा है कि किस तरह का वातावरण आप दे रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं लोग। और बहुत अच्छी अलग अलग। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, जो मेरा इंटरेस्ट था कि आपसे पूछूंगा डिबेट में, कि भारतीय समुदाय जो इंडियन डायस्पोरा है सिंगापुर में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को कैसे लिया, पॉलिटिकली भी और निवेश के तौर पर भी, दोनों तरह से क्या करंट दिखा? देखिए, जो डायस्पोरा की जो मेल मिलाप होता है वो तो एक तरह से आपस में बातचीत बढ़ाना और जान पहचान के लिए होता है। भारतीय समुदाय के लोग आते हैं, बहुत उत्साह से लोग आए थे और योगी योगी के नारे भी लगे, जय श्री राम के नारे लगे उस हॉल में। और जब योगी जी चले गए और हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो जो भारतीय समुदाय के कहा जाए एनआरआईज हैं इंडिया के, उन लोगों ने कहा कि आज बहुत मजा आया सुन के। तो मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि से लेकर आपका काशी और अभी जो कुंभ मेला हुआ है उसको, तमाम सारे धार्मिक पैटर्न की चर्चा की। और
कहा कि आप बदलाव आकर देखिए। अगर कोई 5 साल पहले अयोध्या आया था और आज की अयोध्या वो जाकर देखेगा तो अब उसको दिल्ली में नहीं उतरना, वो सीधे अयोध्या आके उतर सकता है। लखनऊ आने में उसको समस्या नहीं होगी। अब एयरपोर्ट बन गया है, अयोध्या का नक्शा बदल गया है, आप लोग आइए। आज उन्होंने खुले मन से आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ब्रजेश जी। और कल आप देखिएगा जब इसकी टोटलिटी में रिजल्ट आएगा तो ये मुझे उम्मीद है कि ये 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश के एमओयूज यहाँ पर होंगे और ये मील का पत्थर साबित होगा। सिंगापुर और भारत, यहाँ तो लिटिल इंडिया बसा हुआ है ना सिंगापुर में। अच्छा, यहाँ तो साउथ इंडिया, हाँ यहाँ लिटिल इंडिया से इलाका है पूरा और साउथ इंडिया के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो सिंगापुर में हिंदी भी काफी लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और अंग्रेजी तो यहाँ की मातृभाषा टाइप की है। तो ये वातावरण। अच्छा ये बताइए, समीर सिंह मुझसे कह रहे हैं कि बार बार कि आपसे पूछें, ये कह रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ का क्रेज बहुत था? आप बता रहे थे कि नारे वगैरह लग रहे थे योगी योगी के, ऐसा था क्या? देखिए ये बात कही जा सकती है कि पूछ लिया योगी भारत के दूसरे ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के कहा जाए रूप में यहाँ पर देखे गए हैं। और योगी योगी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, तो बहुत साफ है कि वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और खाली यूपी में नहीं, इंडिया में नहीं, भारत के बाहर 7 समंदर पार भी। तो योगी आदित्यनाथ का बहुत क्रेज है और उनको लोग बड़ा सम्मान की निगाह से यहाँ देख रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा नेता आया है, हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा चेहरा है जिसके बारे में हम आज तक सुनते रहे हैं। वो उनकी झलक पाने के लिए लोग बेताब थे, बहुत तालियां बजी, लोग बहुत खुश थे। तो ये एक कहा जाए क्यूरियोसिटी थी योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनको देखने को लेकर। और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मीटिंगें की सुबह से, भारतीय उच्च आयोग की टीम भी साथ में है उनके, और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी साथ में है, उनकी टीम साथ में है, तमाम प्रमुख सचिवगण हैं। तो ये अलग अलग मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। सिंगापुर के चीफ प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी भेंट हुई, उनका भी ट्वीट मैंने देखा, काफी सराह रहे थे उत्तर प्रदेश और सिंगापुर की टाइज जो संबंध हैं उसको लेकर। मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया एक। ब्रजेश जी, सिंगापुर का जो आर्किटेक्चर है इतना बेहतरीन है, शायद दुनिया में देखने को कम मिलेगा। भारत से तो करीब 25-30 साल, 50 साल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ आगे है। और वहां के प्रधानमंत्री ने बहुत वार्म वेलकम किया अगर सिंगापुर के आज हमारे मुख्यमंत्री का। तो ये दर्शाता है कि सिंगापुर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर। और यहाँ के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है, वहां उन्होंने भी योगी जी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। और बहुत सारे मुद्दों पर पूरी टीम थी जिस पर बात हुई और हाई कमीशन भी मौजूद था। उसने बताया कि हमारे पास ये सेक्टर हैं जिसमें हम निवेश के लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा कल सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री की मुलाकात है और इसके अलावा सुबह से ही वो 8 बजे से सुबह इसी होटल में जहां पर मैं खड़ा हूं उनकी मीटिंगें लगी हैं, बैक टू बैक लगी हैं और मुख्यमंत्री लगातार व्यस्त है। उनके साथ 2 मिनिस्टर भी हैं, सुरेश खन्ना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और पूरी टीम है। तो ये अच्छा, सब लोग स्टूडियो में कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जी सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कहिए थोड़ा सा आराम कर लें, घूम टहल लें, थोड़ा सिंगापुर देख भी लें। सब लोग पैरवी कर रहे हैं। ब्रजेश जी, इस समय यहाँ रात के 11 बज रहे हैं जी। लेकिन चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के दर्शकों का यह मोह रहता है कि भारत समाचार अगर गया है तो देखना चाहिए। आप भले 8 बजे में बैठे हैं लेकिन हम यहाँ 11 बजे के समय में खड़े हैं। ज्यादातर लोग जब सोने की तैयारी में होते हैं, सुबह से फिर काम है, लेकिन उसकी कोई समस्या नहीं है, थकावट नहीं है, ऊर्जा है। अरे वो तो ऊर्जा आपके चेहरे पे दिख रही है। रात 11 बजे पर वीरेंद्र जी की एनर्जी देखिए जैसे सुबह के 10 बजे हों। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी और बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि कल भी आप अपने पूरे ब्यौरे के साथ हम सबके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत शुक्रिया और आपको गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, वीरेंद्र जी सीधे सिंगापुर में उसी होटल में मौजूद हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब, सिंगापुर दौरे जो चीफ मिनिस्टर गए हुए हैं अपने डेलीगेशन के साथ, आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या महसूस करते हैं कि क्या हम सिंगापुर से कुछ इन्वेस्टमेंट लाने में सफल होंगे? ब्रजेश जी, पहले तो भारत समाचार को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन कि अभी आप दावोस की जो है ठंडक कम हुई नहीं कि वीरेंद्र जी जो है सिंगापुर और जापान के दौरे पर निकल गए हैं। अब भारत समाचार को भारत इंटरनेशनल समाचार के रूप में बहुत धन्यवाद सर, आपकी ब्लेसिंग सर। तो अगर हम देखते हैं, बड़ा क्रिटिकल होता है सिंगापुर और जापान में अगर भारत का कोई डेलीगेशन जाए और वो भी स्टेट हेड जाए
प्रधानमंत्री जाते हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जाते हैं उनका ये स्वागत होता है, क्योंकि यहाँ से मैसेजिंग ग्लोबल होती है। दावोस में दूसरे प्रकार की मैसेजिंग होती है, लेकिन सिंगापुर और जापान की मैसेजिंग बड़ी अलग होती है। जी। सिंगापुर का मतलब एक ग्लोबल हब मान करके चलिए कि दुनिया का इन्वेस्टर यहाँ देख रहा है। दूसरा, अगर देखते हैं, आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। करीब 4-5 बड़े जो है ग्रुप के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं, ओपनिंग है। कल महत्वपूर्ण दिन और होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सिंगापुर जो स्क्रैच से बन करके इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है, वो हमारे लिए मॉडल भी होता है, और उत्तर प्रदेश भी उनके लिए मॉडल है। और जापान का अगर हम दोनों को लेके चलते हैं कल का, लेकिन फिलहाल आज सिंगापुर की बात करते हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ एक चैलेंज है। चैलेंज वो है कि जब चाइना के पास अब निवेश करने के लिए नहीं बचा है बहुत ज़्यादा, जी, तो कहाँ जाएं? भारत ही एक नज़र आता है। भारत में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मोदी जी अगर लाएंगे भी तो वो स्टेट्स में ही जाएगा। तो अगर स्टेट हेड अपने आप जाते हैं, सीएम जाते हैं, तो वो लेकर के आते हैं और अपनी मार्केटिंग खुद करेंगे, अपनी ब्रांड को खुद बताएंगे, स्थापित करेंगे। और वही चीज़ योगी जी करते आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी के साथ जो 9 साल उन्होंने किया है, उस क्रेडिबिलिटी के साथ वो बात कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी क्विक मिल रहा है। ठीक है, इंडिया डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट आपको क्या लगा सिंगापुर में हमें यानी उत्तर प्रदेश को जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो मिला? ये कल मिलेगा, लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि ओपनिंग अच्छी हुई है। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव बड़े ग्रुप्स के द्वारा आए हैं और वो अभी लालायित हैं। अभी तो आज जैसे आप देख रहे होंगे एक बैठक चल रही है और कल सुबह से हैं। तो होता क्या है, जो पहले दिन बातचीत होती, चीजें होती, अगले दिन उसका ज्यादा प्रभाव और देखने को मिलेगा। और सिंगापुर में ज्यादा निवेश प्रस्ताव आने का मतलब बगल चीन के लिए थोड़ा खलबली होती है। जापान तो चीन में नहीं निवेश करता है, लेकिन सिंगापुर के इन्वेस्टर चीन में निवेश करते हैं। और वो वहां न जाकर अगर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो एक ग्लोबल इमेज जाती है उत्तर प्रदेश की भी। बहुत शुक्रिया सर। एक नई ब्रांडिंग होती है जी। नई ब्रांडिंग ये होती है कि जो कल तक पिछड़े राज्य थे, आज वो तेजी से इमर्ज करके इतना बड़ा निवेश आकर्षित कर रहे हैं। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, फ्यूचर विजन देखें, या पॉलिसी ओरिएंटेशन देखें, उस पर इंप्लीमेंटेशन देखें, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें निवेश, बहुत शुक्रिया सर, मन की बात उनके हो रही है। बहुत धन्यवाद तो सर। ये अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत। मैं मनीष कुमार गुप्ता जी, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर टूर को, जो पहले दिन का रिस्पॉन्स है, उसको किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई विदेशी कंट्री निवेश करता है तो वो भावनाओं पर नहीं करता, वो देखता है कि मेरे पैसे के बदले में मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। मेरा टारगेटेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 6% है तो मैं इंडिया से क्या 9 कमाऊंगा, क्या 10 कमाऊंगा, क्या, ये इंटेंट रहता है। तो देखता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहां पर, जो पैसा मैंने लगा दिया कल को अगर निकालना पड़े तो निकलेगा क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये बातें डिपेंड करती हैं। और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई होने के कितने चांसेस हैं। अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं, उसको कल को रीसेल होती है तो उसमें अच्छी वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती जी। अगर पहले ही दिन 6,650 करोड़ के एमओयू साइन होते हैं, इसका ये मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर अब यूपी को एक सेफ जगह मान रहा है। उसे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई पहले 30 लाख की बात करते हैं, 30 लाख करोड़ की बात करते हैं। भाई पिछली बार जो 2023 में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें करीब करीब 32 लाख करोड़ की बात हुई थी और 10 लाख करोड़ ग्राउंड पर उतर गए, और ये करीब करीब 14 महीने में हुआ। तो ऐसे में अगर 28-30% का अगर टर्नअप है तो ये बड़ा टर्नअप है। अखिलेश यादव नहीं, मैं कहता हूं पूरे देश में, चाहे भाजपा शासित हो या और कोई राज्य सरकार शासित हो, किसी और राज्य में इतना बेहतरीन टर्नओवर अभी पिछले 10 सालों में नजर नहीं आया है। बाकी पहले का तो पता नहीं। अब आते हैं रोजगार। अगर देखिए इन्वेस्टर आएगा, बिजनेस करेगा तो रोजगार आएगा ही आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि यूपी जो है फोकस कर रहा है लॉजिस्टिक्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यही है। मैन्युफैक्चरिंग को पूरी दुनिया फोकस करती है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कोई फोकस ही नहीं करता। हिंदुस्तान ने लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मान लिया था, जबकि वहां लॉजिस्टिक पार्क
से शुरुआत होती है सड़क, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, और उसके बाद मल्टीपल वेयर हाउसिंग, और उसके बाद 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, वहां तक है। उसमें ये लॉजिस्टिक पार्क बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 16% है, और विदेशों में यही कॉस्ट 8.5 से 9% है। और अगर हम अपनी वेस्टेज को हटा लें, बचा लें, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अगर 4% भी कम कर लें, हम बहुत डेवलप हो सकते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि किसी भी देश का जो विकास है ना, वो सड़क से होकर जाता है। तो योगी सरकार सड़क पर, लॉजिस्टिक्स पर काम कर रही है, और ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट बन रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये सब चीज डेवलपमेंट होगी। जी। अगर 3,500 करोड़ की 100 एकड़ की जो इंटर्नशिप है, इंटरनेशनल टाउनशिप है, अगर वो आ रही है, तो मुझे लगता है डेवलपमेंट हो रहा जी। है। और बड़ी बात यह है कि एफर्ट अगर सिंसियर है तो रिजल्ट आना चाहिए। मैं बात धन्यवाद करता गुप्ता हूं जी, प्लीज कि हमारे मानो तो साथ सर फ्यूचर कंटिन्यू रहिएगा। हम इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान विजिट के पहले दिन का एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ इससे? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि दावोस के बाद अब सिंगापुर और जापान जो है शुक्रिया भारत सर। समाचार पहुंचा है। और एक ये तरीके पहल भी से हमने कहा शुरू की जाए। जो एक मोनोपोली थी दिल्ली की कि अक्सर वहाँ से लोग जाते थे, अब वो मोनोपोली टूटी है और बहुत बेहतर कवरेज वहाँ से हो रही है। डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से आपने दावोस से जो इनपुट्स वहाँ से भेजे, वहाँ से डिबेट का संचालन किया, और उसके बाद आज सिंगापुर और जापान भी हम देखेंगे जिस तरीके का। तो ये वाकई काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश का बहुत शुक्रिया। नाता सिंगापुर से पहले से रहा है। और अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो FDI, हालांकि उत्तर प्रदेश थोड़ा लेट शुरू हुआ, FDI पॉलिसी हमारे यहाँ देर में आई। हमारे यहाँ होने वाले कुल निवेश में FDI जो है वो उसकी तादाद बहुत कम रहती थी, लेकिन जो भी रहती थी उसमें सिंगापुर और मॉरिशस जैसे कंट्रीज़ का जो शेयर था वो हमेशा से ऊंचा रहा है। मुख्यमंत्री की जो यात्रा हुई है इसके 4-5 महत्व हैं, जैसा ब्रेन जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने वहाँ बताया हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। 34 सेक्टोरल पॉलिसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर अलग अलग सेक्टर के लिए हमारे पास ग्रीन एनर्जी के लिए अलग पॉलिसी है, हाइड्रोजन के लिए अलग पॉलिसी है, लॉजिस्टिक के लिए अलग पॉलिसी, और अलग अलग पॉलिसी में सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव, रिबेट, सोप्स, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जो कि हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि सिंगापुर बहुत बड़ा गढ़ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, उनका जो कंसोर्शियम है वो काम करता है। आज अगर आप देखें तो GST के साथ जो बात हुई है, गोल्डन स्टेट कैपिटल एक कंसोर्शियम है जो कि बहुत जो इन्वेस्टमेंट को फेलिसिटेट करता है, और 8,000 करोड़ का उसने एक कमिटमेंट किया है कि हम यहाँ डेटा सेंटर में लगाएंगे। सिंगापुर जापान जाने से पहले यहाँ पर जो देशों के उपनगर बसाने की बात थी, जिसके लिए अब ईडा में लैंड भी आइडेंटिफाई हो चुकी जापान थी, सिटी, वहाँ जाने से सिटी। पहले जापान सिटी, सिंगापुर सिटी, तो बहुत सारा ग्राउंड वर्क यहाँ पहले हो चुका ये था। यमुना अथॉरिटी में हो रहा है ना? यमुना अथॉरिटी में हो जियोर के रहा है पास। जी। तो इसलिए बहुत सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था, और अब उनकी फसल, जिसे कहते हैं ना, फसल काटने की बारी थी जब मुख्यमंत्री वहाँ सिंगापुर पहुँचे हैं। और वहाँ जाकर खुद मुख्यमंत्री ने बताया है कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, कौन से रिबेट कंसेशन। रिस्पांस कैसा रहा है? जो मीडिया मुझे लगता है पर्सन, आप कि इस रिस्पांस का आकलन कैसे करते हैं, जो खबरें या जैसा आपको एम्बियंस दिखा? देखिए, बीरेन जी ने जो बताया कि कल जब क्लोजिंग होगी सिंगापुर विजिट की, तो 2 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कही है। आज की शुरुआत जो हुई है, पहले दिन जो होता है एक कर्टसी मीटिंग होती है, B2B मीटिंग्स का सिलसिला थोड़ा देर में आज शुरू होता है। पहले दिन तमाम वहाँ के राष्ट्र के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से। B2B मीटिंगों का दौर कल कायदे से शुरू होगा, जहां बहुत सारे समझौते वो मूर्त रूप लेंगे, वो आकार लेंगे। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर शायद जापान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें सिंगापुर से मिल सकता है, क्योंकि सिंगापुर में इन्वेस्टर्स का एक पूरा कार्टेल काम करता है, जो अलग अलग इलाकों में ये एक्सप्लोर करता है कि कहाँ हमारे लिए, अभी जो मनीष जी बता रहे थे कि कहाँ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। और एक बात और भी मनीष जी ने जो कही थी, हम जानते हैं इन्वेस्टर समिट को गुजरात के नाम से, सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ, उससे पहले शंघाई में होता था, फिर गुजरात में शुरू किया था। रेट ऑफ कन्वर्जन जो MOUs का है
वो उत्तर प्रदेश का जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, अगर वहाँ से शुरू करें, उत्तर प्रदेश का गुजरात के मुकाबले 2 गुना है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर असेंबली में क्वेश्चन में बताया मिनिस्टर ने जी 9% के आसपास। तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे सिंगापुर में और जापान में, जो आगे 2 दिन बाद वहाँ जापान में बातचीत होगी और पता चलेगा, अच्छा, उनको ये भी दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का में इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो MOU होते हैं, वो रियलिटी में कितना नीचे तक पहुँचते हैं और वाकई में वहाँ पर काम शुरू होता है, वाकई में वहाँ उसका रिजल्ट मिलता है और उसकी ईल्ड शुरू होती है। अच्छा, लेकिन इंटरनेट पर तो भगवा चल रहा है। वो एक कपड़ों को लेकर बड़ा जिज्ञासा है वहाँ पे। चूंकि सिंगापुर में क्या सब समझ रहे थे योगी जी टाई कोट पहने? नहीं, वो संभव ही नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि योगी जी जिस उससे आते हैं, सेक्ट से आते हैं, वहाँ वो स्वयं इस चीज लोगों को पता है मैं क्या लग रहा था कुछ तो कपड़े बदलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सिंगापुर में इंडियन डायस्पोरा, जैसा आपने जिक्र किया, आप दावोस गए थे, दावोस में उतना मजबूत नहीं है था, लेकिन मतलब सिंगापुर में मजबूत है। वीरेंद्र जी ने सिंगापुर में बहुत मजबूत है। सिंगापुर में एक तरीके का आप ये कहते हैं सेकंड थर्ड लैंग्वेज के तौर पे लोग वहाँ हिंदी का इस्तेमाल करते रहे हैं। तमिलियंस की बहुत बड़ी संख्या है, मतलब भारतीयों में तमिलियंस काफ़ी हैं। एक तमिल का एक वो भी बसा हुआ है मोहल्ला जैसे कह सकते हैं, जिस लिटिल इंडिया का। दुबई और सिंगापुर जाओ ना तो आपको लगेगा नहीं आप इंडिया से बाहर, आप इंडिया से बाहर हैं। ऐसा लगेगा कि इंडिया की बहुत व्यवस्थित और बेस्ट सिटीज हैं ये। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर से जो भी विदेशी दौरे हमारे हो रहे हैं, उसमें सिंगापुर से सबसे बेहतरीन नतीजे हमको मिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि इस दौरे का कोई खास रिजल्ट नहीं है और अपोजिशन तो कह रहा है कि आपसे ज़्यादा तो हम लाए थे, आपने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ कागज में। ब्रजेश जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और हमें लगता है कि 2-3 दिन का दौरा उत्तर प्रदेश के इतिहास का मील का पत्थर साबित होगा। ये हमने भी कहा और ये आपके स्वयं के ब्रजेश जी, वो वीरेंद्र सिंह जी ने भी ये कहा कि मील का पत्थर साबित हो। अब ये समाजवादी पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि है क्या, अखिलेश यादव जी के पास जब सरकार में थे तो 3 जिले का एजेंडा था। हमारे प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने कहा CA हैं, मुझे तो इस बात पर तरस आता है कि ये नोएडा की बात कर रहे थे, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे थे, वहीं रहते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, कि आपकी सरकार में नीरा यादव एक प्रमुख सचिव थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की। वो नोएडा अथॉरिटी में भी रही थी, उन्हें जेल जाना पड़ा था समाजवादी पार्टी के कुकर्मों के नाते। उनका भी शामिल था और समाजवादी पार्टी के कुकर्म थे, जिसके नाते जेल जाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अपने स्वयं के दौरे से, अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर के उसका उद्घाटन किया। अभी परसों वो मेरठ गए थे, उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन का जो मेरठ से दिल्ली का उद्घाटन किया। ब्रजेश जी, 1 घंटे में मेरठ से दिल्ली, इतनी बड़ी सुविधा है आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिल्ली से कनेक्ट करने का। जेवर एयरपोर्ट, टाउनशिप, और यही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आपकी तरह 3 जिले को बिजली नहीं दिया, 3 जिलों की सड़क नहीं बनाया। हमने गंगा एक्सप्रेसवे बनाई तो मेरठ से प्रयाग को कनेक्ट करता है। हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाई तो इटावा से चित्रकूट तक की यात्रा आपको करा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी उस पर जा सकते हैं और उसके विकास को देख सकते हैं। हमने पूर्वांचल बनाया, हमने लिंक बनाया, हम मिर्जापुर से लेके और बनारस से जोड़ते हुए गोरखपुर को जोड़ रहे हैं। यही नहीं, भारत सरकार सिलीगुड़ी तक के लिए एलिवेटेड ग्रीन रोड बनाने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ी सड़क होने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण सड़क होने वाली है, शामली से शुरू होके और हम क्वेटो तक भी चले जाते, थोड़ा आगे तक देख आते और लौट के इंडियन क्वेटो को चेक कर लेते। मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी को जो उनके एजेंडे में मैनपुरी और इटावा था, उससे बाहर भी निकलना चाहिए। उनको अयोध्या भी जाना चाहिए, उनको काशी भी जाना चाहिए। सिर्फ अपमान नहीं करना चाहिए काशी अयोध्या का। काशी और अयोध्या जाके देखिए आप, कितना बड़ा पर्यटन का केंद्र बन गया। मथुरा भी जाइए आप, आपके बगल में था समाजवादी पार्टी के मथुरा, कितना विकास किया था उन्होंने मथुरा का, उनको जवाब देना चाहिए इस पर। आज लखनऊ से कानपुर, ब्रजेश जी, जिस दिन एक्सप्रेसवे खुल जाएगा उस दिन कानपुर और लखनऊ के बीच में कोई अंतर नहीं है। बड़े उद्योग उन दोनों क्षेत्रों में आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो माननीय योगी ने, जिससे मैं प्रारंभ किया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता थी,
उस कानून व्यवस्था का भरोसा आज पूरी दुनिया के अंदर उद्योग और Thank you, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर धन्यवाद। को लाने में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत मील का शुक्रिया। पत्थर साबित हो रहा है। और वही कानून व्यवस्था और सुविधा और भ्रष्टाचार रहित शासन धन्यवाद उत्तर सर, बहुत प्रदेश को शुक्रिया। आगे प्रदीप भाटी बढ़ा जी, प्रदीप भाटी जी को स्क्रीन पर लाया जाए। भाटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आ रहा ये निवेश जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं और जो फीडबैक्स मिल रहे हैं, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा सर? ब्रिजेश भाई, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैंने जो ये सवाल पूछा था कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए, और ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 9 साल का लगभग इन्वेस्टमेंट है। और 9 साल के ओवर इन्वेस्टमेंट में ये बजट और जीडीपी ग्रोथ में नज़र क्यों नहीं आता, जबकि आपका एवरेज दोनों में ही हमसे घटिया रहा है। अभी बात किस कर रहे थे किताब में समीर पढ़ा जी है की- आपने? उनको कंप्लीट कर लेंगे, 3 फिर आप जिलों बोल तक लेंगे, सीमित आज टाइम बहुत तो है। इनका थोड़ा सा ज्ञान की कमी है। अगर हम 3 जिलों तक सीमित रहते तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ, हमारी पर कैपिटा ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ, हमारी दे देंगे आपको, रिस्पांस का टाइम देंगे। ग्रोथ, ये तीनों में एवरेज हम बेटर क्यों होते? मतलब ये तो ना समझ बच्चा भी समझ सकता है कि अगर ये 3 जिलों तक सीमित होता प्रदेश, तो किस तरह से ये पूरे प्रदेश में इतना बेटर ग्रोथ हो सकती। आप उसमें कहीं नहीं टिकते। दूसरी बात आपने भ्रष्टाचार की करी, और यहीं की करी, नोएडा की। आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कि सीएजी रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है यमुना अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की। आपकी ही सरकार ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी है, उसको आप पढ़िए कि सीएजी रिपोर्ट में किस तरह का भ्रष्टाचार सीएजी ने खोला हुआ है, और आप यहाँ आके बखान कर रहे हैं जिसका आपको पता न शुद्ध है। तीसरी बात आपने करी रोड, मैंने आपसे कहा 5 एक्सप्रेसवे बताइए जो आपने बनाए। आप 1.5 एक्सप्रेसवे बनाए आपने मात्र, जो आज ऑपरेशनल है 1.5 एक्सप्रेसवे, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम आधा बना के गए थे। और अरे नहीं बना था, आधा नहीं बना, आपने टेंडर सिर्फ निकाले थे। बीएसपी का भी जोड़ दिया, हमारा भी जोड़ दिया, और आप नहीं आधा, वो जब लैंड इक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है उसे आधा ही मानिए, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उसके अलावा तो आप इस दौरे को, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 शब्दों में डिफाइन करना है, तो इस पूरे दौरे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, हमने ब्रिजेश जी एक बात कही, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी, और वो लाइटर वे में कही थी कि 20 सेकंड लीजिएगा इसे याद नहीं। पहने नजर आ जाता है उसी को भारतीय जनता पार्टी खींच के ले आती है और उसी से एमओयू साइन करवा लेती है। इसकी सच्चाई ये है, आप देखिए, हमने बोला कि आप व्हाइट पेपर दे दीजिए, व्हाइट पेपर ले आइए कि आपने इतने 9 साल के अंदर, क्योंकि स्टार्ट हुआ था 2018 से, आज से नहीं हुआ है। और मैंने फैक्ट्रीज की बात करी, आपने अभी बड़ी यमुना की, जेवर की बात करी। ये मेरे पास कागज है, 1049 फैक्ट्रीज अभी तक लैंड अलॉट करी। आप लैंड बैंक की बात कर रहे हैं, आप किसान की जमीन को छीन के उसको कोई मुआवजा देके वो धरने पे बैठा है, उसका मुआवजे का ध्यान रखें। आप जमीन अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। धन्यवाद सर। 1049 थैंक यू सर। और निर्मित एक ये रिपोर्ट का खुलासा है। ये सीएजी ठीक है, इनसे जवाब ले लेते हैं। किसान के, थैंक यू गरीब सर को, युवा के लिए आपने कुछ थैंक यू भाटी जी, नहीं छोड़ा। भाटी जी अगर शुक्रिया, आपने ग्रोथ की होती, थैंक यू भाटी जी, आपने एक समग्र ग्रोथ की होती। बहुत धन्यवाद आपका, विकास के लिए की, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि समीर सिंह आपकी बात का रिप्लाई दें सर, 20 सेकंड का टाइम है। ब्रजेश जी, एक तो जीडीपी की बात कर रहे थे, 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपया। 20 सेकंड दीजिएगा प्लीज, लास्ट में दे दूंगा, सुन लो ना भैया। 13.4% पिछले वर्ष से जीडीपी हमारा बढ़ा है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय 16-17 में 54,000 से आसपास था, और आज 24-25 में 1 लाख से ऊपर है। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, किस किताब में पढ़ा है आपने, मैं नहीं जानता। ये सदन का आंकड़ा सुन लो भैया, पूरी करता हूँ। बजट का आकार 3.47 नंबर्स क्या और आज 9.12 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश आंकड़े मुझे पता है। थैंक यू सर। आप प्रोफेसर साहब की बात, 20 शुगर में धन्यवाद सर। प्रोफेसर एम के अग्रवाल, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। शुगर मिल की क्षमता प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। नो लड़ाई झगड़ा, आधा कर दिया, 3 गुना उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब, किसानों का जितना उत्तर प्रदेश को सर अपने में किस तरह की शोकेसिंग करनी चाहिए, प्रोफेसर अग्रवाल साहब
आप उत्तर तो सब प्रदेश कुछ को बेच अपनी रहे हैं। शोकेसिंग आप कैसी तो सब करना कुछ चाहिए? बेच रहे हैं। ओके, आपने कुछ अग्रवाल छोड़ा साहब ही नहीं बोलिए। बेचने लायक। नीरज आप यादव दोनों को कृपया आप शांत हो याद जाओ। कर लो ना, आज किसकी सरकार की थी? इतने एक्सपर्ट जेल लोग बैठे हैं, जाने उनको देखिए, बोलने आज दीजिए। जो स्थिति बोलिए बन सर। रही है मैंने तो उत्तर पहले ही प्रदेश सर, कहा की, प्लीज। जी कि आज अच्छा दिन है, ऑलरेडी अच्छी हम बात लोग है। जो है आप तो मत एक लड़ो सर, नए छोड़ दो आज। हमको जो आप भी मत एडवांटेज लड़ो मिल रहा है, बाकी। 3 तरह से एडवांटेज मिल रहा है। हमको 3 तरह का एडवांटेज मिल रहा है। एक ये कि चाइना डाउन जा रहा है, उसका एडवांटेज। ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं, उसका एडवांटेज। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका एडवांटेज। फिर उत्तर प्रदेश अपने को लगातार कैपिटलाइज कर रहा है अपने परफॉर्मेंस के साथ में, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, और निवेश के साथ में, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ में। और ये सारी है इसमें कि पीछे जैसे भी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, सेक्टोरल पॉलिसीज और उसका इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बैकिंग में जो जाता है, जो बजटरी प्रोविजन अभी समीर जी कर रहे थे, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसको एक सीक्वेंसिंग के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक छोटा निवेश वहां किया, छोटा निवेश वहां किया, वो कभी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, ना भारत के लिए रहा। यहां पर क्या रहा, बिग पुश की तरह जो भी काम किया गया, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया, उसको जल्दी कंप्लीट करके पब्लिक यूटिलिटी में आया और उसका परफॉर्मेंस आया। प्रायः क्या होता है, फिर एक उदाहरण देता हूं कि 32 साल में कोई परियोजना पूरी होती, योगी सरकार आके उसको पूरा करती है, और 300 करोड़ की योजना और 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ की हो जाती है। तो उससे हम बाहर आ चुके हैं, हम परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक पब्लिक स्क्रूटनी के साथ में, ओपननेस के साथ में सब चीज़ दिखता है। हमने नए सेक्टर्स खोलने का काम किया है, वो एमएसएमई के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, ग्रीन एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। डेटा सेंटर्स के हब के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी प्रकार से और देखते हैं तो कई नए क्षेत्र सृजित करते हुए आते हैं। तो ये सारी चीजें ग्लोबल इन्वेस्टर को आकर्षित करती है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल लेवल, जैसे आपने डावोस से बताया था, आज बीरेन जी उसी चीज को जो है तो रेजोनेट करते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार से एक इंडिया की इमेज और फिर उत्तर प्रदेश की इमेज अगर बढ़ती है तो वो निवेश में कन्वर्ट होती है। और उसके पीछे बहुत बड़ी चीज होती है, इन्वेस्टर जो है बहुत केयरफुली वॉच करता है। ऐसा नहीं कि योगी जी ने आज बताया तब उनको समझ में आया, ऐसा नहीं है। जब योगी जी का मैसेज गया होगा एम्बेसी के तरफ से, कराते होंगे, तो उसके पहले उन्होंने सारी स्टडी कर ली होगी होगी जो इन्वेस्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं गुप्ता जी को आमंत्रित करूं। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश, तब जाकर वो इन्वेस्टमेंट के लिए तुरंत बहुत एग्री शुक्रिया करते हैं। गुप्ता जी, आप क्या मानते हैं कि क्या हमको लुक ईस्ट की जो मोदी जी की योजना थी, उसको योगी जी ने ईस्ट की तरफ ज़्यादा किया? चाहते तो वो भी यूरोप या मिडिल ईस्ट या अमेरिका का दौरे की तरफ जा सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ईस्ट की तरफ देखना क्यों ज़्यादा मुफीद समझा? ये तो मैं समझता हूँ कमर्शियल रीजन होता है, पहले से गैस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती, कनेक्ट होता है कि भाई आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, जिसको जो फील आता है तो वही अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है। अब देखिए बात समझिए, ये असेसमेंट कैसे होता है। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, ये लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक मतलब क्या, इसकी किसी भी साइड से सीमा समंदर से नहीं मिलती, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है। हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं थी, उद्योगों का माल बंदरगाहों तक पहुंचना मुश्किल था, महंगा था। शायद यही वजह थी कि राजनीति में फंसकर कानपुर जैसा शहर, जिसे पूरब का मानचेस्टर कहते थे, खत्म हो गया, व्यापारिक तौर पर खत्म हो गया। वो सारा बिजनेस कहां शिफ्ट हुआ, नोएडा शिफ्ट हुआ। आज कानपुर और लखनऊ के लिए लॉजिस्टिक पार्क बना लेना, और उसमें अगर सिंगापुर इन्वेस्ट करता है तो देश के और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। और वहीं ऑन द अदर साइड देखिए, सिंगापुर एक स्टेट ऐसा है जो ना अमेरिका से कनेक्ट है ना यूरोप से कनेक्ट है। इसकी एक अलग अलग सिचुएशन है। मुझे लगता है ये ज्यादा अपील की होगी योगी जी को। और वहीं ये है कि सिंगापुर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि भाई यूपी सेफ है, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर आपको बता दूं, सिंगापुर की जो ग्रोथ है ना, जो सिंगापुर का डेवलपमेंट है, वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, क्योंकि सिंगापुर का लॉजिस्टिक्स सबसे बेहतरीन है वर्ल्ड में। सिंगापुर का जो सी पोर्ट है दुनिया का सबसे बिजेस्ट पोर्ट है। वहां सबसे ज्यादा जहाज रुकते हैं। जब जहाज रुकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पे बहुत पैसा कमाई होती है। जो सिंगापुर का डेवलपमेंट है, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। और सिंगापुर की जो
लोकेशन है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड अप्रिशिएट वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने उस स्ट्रेटजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाया। और आज सिंगापुर कहाँ से कहाँ है सर। अगर उससे ही वहीं से अगर हम लॉजिस्टिक्स लेके आते हैं, वो लोग लॉजिस्टिक्स के खिलाड़ी हैं, वो लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां कर रहे हैं, तो हमारा लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा, रोड पहले से बेहतर हो गए, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हो गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ में ठीक हो रही है। अगर रोड और लॉजिस्टिक्स बेटर होगा तो प्रदेश का विकास निश्चित रूप से तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिद्धार्थ कलंश जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की यात्रा है उसमें खास तौर पर जिस इन्वेस्टर समिट का आपने कहा और वो मेटेरियलाइज हुई 9% के आसपास। अभी डॉक्टर रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की विधायक ने एक सवाल लगाया था जिसमें मिनिस्टर ने जवाब भी दिया था कि 9% का रियलाइजेशन MOU के अगेंस्ट है। तो उत्तर प्रदेश की ये जो विकास की यात्रा है उसमें इस तरह का विदेशों से आने वाला इन्वेस्टमेंट और ख़ासतौर मुख्यमंत्री की ये पहली बार दिखी है। हालांकि इसके पहले वो ईस्ट रसिया गए थे, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं, तो भारत सरकार का कोई प्रोग्राम था। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए योगी जी पहली बार निकले। ये पहली बार है और एक साथ जो है वो जर्मनी में भी रोड शो चल रहा है, जापान, सिंगापुर में इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत हो रही है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ वहाँ के बड़े पॉलिसी मेकर्स के साथ भी बातचीत हो रही है कि कैसे मोबिलाइजेशन हो। मुझे एक जो आपने चर्चा की शुरुआत में बुंदेलखंड बीडा का जिक्र किया था, मुझे लगता है कि वो एक जो असेवित क्षेत्र जिसे कहते हैं ना, अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड इलाका, जो बातचीत हो रही है कल, जो फाइनली ये जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन से लेके और सोलर, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिख रहा है सिंगापुर से, वो उस इलाके को भी फ़ायदा करने जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को तो मेजर फ़ायदा करेगा ही। आज शुरुआत ही हुई है वहाँ के डेटा सेंटर से, या फिर और कोई प्लांट है, कुछ और भी? हाँ, इस तरह का जो बातचीत वहाँ चल रही है, उससे मुझे लगता है कि उस इलाके को भी फ़ायदा होगा। फूड प्रोसेसिंग में आगे पूर्वांचल के इलाके को भी फ़ायदा होगा। खाली नोएडा, ग्रेटर नोएडा या ईडा जो है वही बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे। ये अलग बात है कि मेजर बेनिफिशियरी वो इलाके रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि खुद शोकेसिंग करने, खुद एडवोकेसी करने और खुद पहली बार क्यों निकले वो? उनको ऐसा क्या, इसके पहले तो नहीं जाते थे, इस बार क्यों गए? मुझे लगता है कि एक ग्राउंड वर्क अच्छा हो चुका है और FDI पॉलिसी आने के बाद जिस तरह की क्वेरी, जिस तरह की बातचीत चल रही थी, उसने भी इंथ्यूज़ किया कि विदेशों में जाकर अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जाए, क्या क्या उत्तर प्रदेश में मौजूद है, ये बताया जाए। कोई बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट फिर से प्लान हो रही हो? क्योंकि उधर केशव मौर्य का जर्मनी और इंग्लैंड जाना, निश्चित तौर पर और मुझे लगता है कि का सिंगापुर और जापान जाना, मुझे लगता ऐसा है लगता है आने वाले 1-2 महीने में कुछ होगा कि 27 के बाद एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में फिर से उसकी तरफ प्लानिंग चल रही है। चुनाव के पहले करेंगे तो कुछ फायदा भी है। चुनाव के पहले मुझे लगता है कि एक बड़ा जिसे कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी है उत्तर प्रदेश की, और शायद अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी वो कर रहे हैं 10 लाख करोड़ की। वो एक मेजर इनिशिएटिव होगा चुनाव। मैं आप सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं और वीरेंद्र जी का भी सिंगापुर से। आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक ऐसे खूंखार और ऐसे भयानक ड्रग माफिया की कहानी बताएंगे जिसने एक नहीं बल्कि मैक्सिको और अमेरिका तक को हिला दिया। मैक्सिको के इस ड्रग माफिया एल पेंचो ने ऐसा हाहाकार मचाया और इतना बड़ा ड्रग कार्टेल इसके पास था कि मैक्सिको की पूरी सेना को इस आदमी से लड़ने के लिए पूरी सेना उतारनी पड़ी। मैक्सिको की सेना और इस ड्रग माफिया की सेना में 18 घंटे तक भयानक युद्ध हुआ। ये ड्रग माफिया मारा गया, लेकिन बहनों भाइयों इसने पैब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़ दिया। खरबपति, अरबपति भी से भी ज़्यादा इसके पास पैसे और रिसोर्स, क्योंकि इसके जैसे ही ये मारा गया इसके बाद मैक्सिको के 20 शहरों में, राज्यों में हिंसा फैल गई। आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना ताकतवर था जिसने मैक्सिको की सरकार को उलट कर रख दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस भयानक युद्धकांड और इस ड्रग माफिया की पूरी जानकारी प्रियव्रत दीक्षित देंगे।